You can't go back and change the beginning, but you can stay where you are and change the ending. A very good afternoon to everyone present on this platform to study the concept of resource and development. This lecture is the jargon of the concept and definition of resources, classification of resources, resource planning, and sustainable development. I hope that you will be able to maximize your marks in examination after watching this video. So let's go ahead. साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, कंसेप्ट ऑफ रिसोर्स एक अत्यंत ही कठिन टॉपिक है, लेकिन इसको एकदम साधारण भाषा में हम समझाएं तो रिसोर्स को हम दो तरीका से समझा सकते हैं. द थिंग्स दे आर हैविंग फंक्शनबिलिटी एंड यूटिलिटी. तो इस फंक्शनबिलिटी और यूटिलिटी को हम कैसे जानें? तो दो चीजें हैं. या तो जो चीज हम यूज कर रहे हैं उसका पॉजिटिव यूज है, जैसे यूरेनियम है, तो उससे हम अगर एनर्जी बना रहे हैं तो पॉजिटिव यूज है, और उससे हम बम बना रहे हैं तो नेगेटिव यूज है. और यूरेनियम का जब तक हम उपयोग नहीं जानते थे तब तक वो क्या था? न्यूट्रल स्टफ था, राइट. तो ये तीन चीजें जानिए, और ये सभी जगह अप्लाइड होती है. यानी एवरीथिंग इज हैविंग देयर फंक्शनलिटी एंड यूटिलिटी, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स. तो नेचर में जो भी चीजें हैं जिसमें फंक्शन है, या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या फिर न्यूट्रल स्टफ है. न्यूट्रल स्टफ क्यों है? क्योंकि दे आर वेटिंग फॉर द टेक्नोलॉजी, दे आर वेटिंग फॉर द टेक्नोलॉजी. तो हमने देखा कि ये नेगेटिव या फिर पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल स्टफ होगा तो वो हो जाएगा रिसोर्स. नाउ वी आर कमिंग ऑन द मेन पॉइंट ऑफ द डेफिनेशन. तो मेन पॉइंट पे हम डेफिनेशन पे देखते हैं कि थिंग्स विच आर टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल. टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मीनिंग है जो हमारे पास तकनीकी है वो उसको एक्सेस कर सके. हम भविष्य की बात नहीं सोचें, अभी जो वर्तमान में है. इकोनॉमिकली फिजिबल मीन्स इट्स सब्जेक्टेड टू द बेनिफिट, इट्स सब्जेक्टेड टू द बेनिफिट, इट इज सब्जेक्टेड फॉर प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिकली फिजिबल. और नहीं तो लोग कहते हैं कि शेर भर झींगा कलकत्ता तक दुकान. और तीसरी चीज क्या है? कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी हमारा समाज उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार, राइट. तो तीन कंडीशन है रिसोर्स होने के लिए. पहला चीज है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, दूसरा चीज है इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, राइट. तब उसको हम रिसोर्स कर सकते हैं. दूसरी चीज है द थिंग्स विच आर एबल टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स कंसीडर्ड एज रिसोर्स. वो तमाम चीजें जो मानव के का जो मांग है उसको सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी हो तो हम उसको रिसोर्स कर सकते हैं. एंड थर्ड थिंग इज समटाइम दिस इज आस्क्ड कि रिसोर्स के लिए सोर्स क्या है. तो रिसोर्स के लिए सोर्स सिर्फ और सिर्फ क्या है? तो नेचर है, राइट. सो ओनली नेचर इज द सोर्स ऑफ ऑल रिसोर्सेस. ऐसे भी बोला गया है, कबीरदास तुलसीदास जी लिखते हैं, सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं. तो एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस नेचर. या दूसरा भी कहता है त्वदीयम वस्तु गोविंदो तुभ्यम समर्प्यामि. भगवान को जब हम भजते हैं तो ये कहते हैं. तो ये चीज जानिए. और ये फंक्शनल जो वैल्यू है, डेफिनेशन है, वो जिमरमैन साहब ने दिया था. क्या लिखा उन्होंने? रिसोर्सेस आर नॉट बट दे बिकम. सो दिस मच इज applied for the definition of resource. You can use everywhere to maximize your mark. So I hope that this is clear. ये डायग्राम दिखा रहा है फंक्शनबिलिटी और यूटिलिटी को. सो हम दूसरी चीज पे आते हैं और हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स. तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स क्या है? तो क्लासिफिकेशन के जो रिसोर्स है उसको डिफरेंट बेस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं. पहला बेस जो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. पहला बेस है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. तो ओरिजिन के आधार पे हम अगर देखें तो हमारे पास दो तरीके के रिसोर्स है. पहला रिसोर्स है बायोटिक, यानी जो अलाइव है, लाइव थिंग्स, राइट, लाइक ह्यूमन बीइंग, फिशरीज. और दूसरा चीज है एबायोटिक, यानी वो चीज जो मर चुकी है. सो एबायोटिक इंक्लूड ऑल नॉन लिविंग थिंग्स लाइक वाटर, सॉइल, रॉक्स
एंड मिनरल्स। एक कंफ्यूजन क्या आप लोग करते हैं कि यहाँ पे रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल को लेके आ जाते हैं, बिल्कुल अलग चीज है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल दोनों में पाया जाएगा। अब जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूं, जैसे ऊपर में फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट क्या है, रिन्यूएबल है, रिसोर्स है, फॉरेस्ट रिन्यूएबल रिसोर्स है, सॉइल रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये बायोटिक में आ गया सॉइल, राइट। तो ये सारी चीजें, वाटर जो है रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो यहाँ रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल दोनों में हो सकता है, इट्स ओके। तो यहाँ इसको रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल पे मत लाइए, उसकी ओरिजिन से आई है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, बायोटिक एंड एबायोटिक, राइट। ये ओरिजिन पहला बेस हो गया। देन वी गो थ्रू द सेकंड बेस, हमने पहला बेस एक्सप्लेन किया, सेकंड हम जाएंगे दूसरा बेस जो है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। इसका मीनिंग है कि ये कितने दिन सरवाइव करेगा, ये बहुत अच्छा चीज है, एंड यू कैन यूज दिस डायग्राम फॉर सो मेनी क्वेश्चंस, राइट। तो पहला चीज है रिन्यूएबल, मींस देयर इज नो एंड ऑफ देयर फंक्शनबिलिटी। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल, फिक्स है इसकी फंक्शनबिलिटी, राइट। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 रोज, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में, ये हो गया नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल को देखिए, इसकी सप्लाई जो है हमेशा बनी रहेगी, एंड आई हैव मार्क्ड हियर द रिन्यूएबल रिसोर्स, राइट। सो यू कैन यूज दिस रिन्यूएबल रिसोर्स हियर आल्सो। तो ये फंक्शनबिलिटी को दिखाता है कि डिमांड के अनुसार अपने आप को ये कन्वर्ट करेगा, रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स देखिए, ये एग्जॉस्टिबिलिटी को दिखा रहा है, फिक्स है, 1 लीटर तेल है तो 1 ही लीटर तेल है, तो दिस इज गोइंग टू बी end at the certain point of the life. So earth is suffering from the non renewable or exhaustible of the resources. तो हमने इसको पूरा किया, और इस डायग्राम को कहीं भी यूज करिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, रिन्यूएबल के लिए पहला फिगर यूज होगा, ये वाई एक्सिस पे हमेशा फंक्शन होता है, ये होता है आपका फंक्शन, और ये होता है एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम होता है, राइट। यहाँ भी फंक्शन होगा ये, और यहाँ पे हो जाएगा उसका टाइम। तो you can use these 2 diagram for solving this answer. Now third classification है on the basis of ownership, माने इन रिसोर्स का मालिकाना हक किसके पास है। तो पहला है इंडिविजुअल, जो आपका रिसोर्स है वो इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत तौर पे जो रिसोर्स है इंडिविजुअल है, हमारा माइंड जो है इंडिविजुअल रिसोर्स है। कम्युनिटी रिसोर्स, सीपीआर रिसोर्स, इसको सीपीआर रिसोर्स भी बोलते हैं। सार्वजनिक तौर पे जो कम्युनिटी है, जैसे कम्युनिटी का जो रिसोर्स है, समाज की जो जमीन है, बगीचे हैं, ये कम्युनिटी रिसोर्स होता है, तालाब है, कम्युनिटी रिसोर्स है, राइट। या फिर कोई बिल्डिंग है जो समाज द्वारा, मंदिर है, मस्जिद है, ये सब क्या है, कम्युनिटी रिसोर्स है। नेशनल रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स का मीनिंग है कि वो तमाम चीजें जो हमारे नेशनल बाउंड्री के अंदर हमारे टेरिटरी में आती हैं। टेरिटरी का सेंस केवल हमारा हमारा ये बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर के चारों ओर लगभग 12 नॉटिकल माइल जो होता है वो हमारी टेरिटरी होती है, दैट इज कॉल्ड नेशनल रिसोर्स, राइट। तो the resources which are allocated within the territory of Indian union, that is called national resource. International resource में 2 चीजें हैं। इंटरनेशनल रिसोर्स क्या है, यानी वो चीजें, वो रिवर्स जो मोर देन 1 कंट्री से अलग है, मोर देन 1 कंट्री से ज्यादा में फ्लो हो रही है, तो वो इंटरनेशनल रिसोर्स है। सन इंटरनेशनल रिसोर्स है, या फिर आप वहां जाइए अंटार्कटिका, वो भी इंटरनेशनल रिसोर्स है। या फिर मैंने ये दिखाया है 3 पार्ट में, हम इसको ईईजेड भी बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स को। ईईजेड का मीनिंग है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी द रिसोर्सेज विच आर लोकेटेड इन बिटवीन 24 to 200 नॉटिकल माइल, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या इंटरनेशनल रिसोर्सेज को ध्यान रखे, पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा, राइट। तो इसको, ये चीजें हैं 224 to 200 नॉटिकल माइल, और ये इंडिया का के बाहर वाला जो चीजें हैं इसको हम बोल सकते हैं दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो 24 नॉटिकल माइल के बाहर वाली चीजें हैं, राइट। तो ये उसका हो गया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। टेरिटोरियल जोन होता है 0 to 12 नॉटिकल माइल तक का डिस्टेंस टेरिटोरियल जोन है, इसमें कोई आएगा तो मारा जाएगा, इंडिया गवर्नमेंट कानून, नियम कानून। कंटेजियस चलता है, कंटेजियस जोन जिसमें लिमिटेड लेवल पे 12 to 24 नॉटिकल मील हम वहां के रिसोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये जो हिस्सा होता है 24 to 200 नॉटिकल माइल, दैट इज अलाउड टू पास
the ships as well as it is allowed to transport the international transport and ships and cargoes. तो इसमें आप रोक नहीं सकते किसी देश को, दे कैन पास फॉर द पीसफुल वर। तो हमने पढ़ा ये तीसरा क्लासिफिकेशन। और चौथा क्लासिफिकेशन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, रिसोर्स का जो डेवलपमेंट का स्टेटस है वो है। तो पहला हो गया पोटेंशियल रिसोर्स, राइट, और दूसरा हो गया, हम एक एक करके इसको डील करेंगे, दूसरा हो गया आपके पास डेवलप रिसोर्स, तीसरा हो गया आपके पास स्टॉक रिसोर्स, राइट, तीसरा स्टॉक रिसोर्स हो गया, और चौथा हो गया रिजर्व, राइट। अभी हम आइए एक एक चेक करके डील करते हैं। तो पहला है पोटेंशियल। पोटेंशियल का मीनिंग है रिसोर्स those which are found in a region but have not been utilized. For example, solar energy, wind energy available in राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु एक्सेट्रा। तो हमने पूरा का पूरा ये यूज नहीं किया। नॉर्थ ईस्ट में हम चाहें तो बहुत सारा बिजली जो हाइडल पावर स्टेशन है उसको हम लगा सकते हैं, बट हमारे देश ने उसका उधर लगाया नहीं है क्योंकि उसका कंजम्पशन उधर कम है, राइट। तो भविष्य में हम जब चाहेंगे वहां इंस्टॉल कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी को हम लगा सकते हैं, राइट, ये सब प्लांट। तो इसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल रिसोर्स, राइट। दूसरा है डेवलप रिसोर्स। डेवलप रिसोर्स का मीनिंग ये है कि हम जिसको यूज कर रहे हैं, हम डेवलप कर चुके हैं, राइट। सो दैट इज कॉल्ड डेवलप रिसोर्स which are estimated in terms of quantity, quality और यूटिलाइजेशन। जैसे वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कवर कितना है ये हमें मालूम है, इंडिया में कितनी रिवर है, 10,600 के आसपास रिवर है, ये मुझे मालूम है। सॉइल की वैरायटी क्या है, कितना सॉइल कितना एरिया में है। तो दिस इज टू से डेवलप रिसोर्स। नेक्स्ट है स्टॉक रिसोर्स। कभी कभी क्या होता है, स्टॉक और रिजर्व के जो कंसेप्ट है वो जो क्लैश होते हैं। तो स्टॉक रिसोर्स में देखें तो मटेरियल इन द एनवायरनमेंट व्हिच हैव द पोटेंशियल टू सैटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स बट वी आर टेक्नो डिफिशिएंट। यानी चीजें तो है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको एक्सेस करें। चीजें हैं, उसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं। मैं अभी कुछ देर पहले बताया था आपको कि पहले हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम नहीं जानते थे कि मोनाजाइट सैंड जो है वो केरला कोस्ट पे है और वो थोरियम के लिए रॉ मटेरियल है। बट आगे जैसे टेक्नोलॉजी आई वो स्टॉक रिसोर्स रिजर्व रिसोर्स में आ गया, यानी टेक्नो डिफिशियंसी हम मानेंगे। रिसोर्स तो है, हाइड्रोजन, पानी में हाइड्रोजन है, वाटर में हाइड्रोजन है, बट वी डोंट नो हाउ टू एक्सेस दिस हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर। तो वी आर सफरिंग फ्रॉम टेक्नो डिफिशियंसी। अभी हमने आपको ऊपर फंक्शनैबिलिटी में दिखाया था कि ऐसे रिसोर्स को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल स्टफ। इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल स्टफ। न्यूट्रल स्टफ होता है, राइट। यानी स्टॉक रिसोर्स इज नथिंग बट दैट इज न्यूट्रल स्टफ। दे आर वेटिंग फॉर द टेक्नोलॉजी, दे आर वेटिंग फॉर द टेक्नोलॉजी। टेक्नो डिफिशियंसी प्रॉब्लम है, राइट। भविष्य का यही रिसोर्स होगा, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड स्टॉक। नाउ टेक्नो डिफिशियंसी इसमें टेक्नो सफिशियंसी है। इट इज अ पार्ट ऑफ a stock which can be put to use in near future with the help of existing technology like water in the dams, forest, टेक्नो सफिशियंसी। तो ये रिजर्व है, तो हमने इसको रिजर्व में रखा है, हम जब चाहेंगे तब डेवलप कर सकते हैं। अब कोई पूछे कि एटम बम किसमें रखेंगे, तो हम एटम बम को रिजर्व रिसोर्स में रखेंगे, बिकॉज इंडिया इज हैविंग कैपेसिटी टू डेवलप द कैपेसिटी टू मेक द एटॉमिक बम, एटॉमिक टेस्ट, right? So that is reserve resources. We have waters in the dams, forest on the different area, variety of area. So this is called reserve resource. Okay, तो ये हमने आपको 4 बेस बताए हैं। Sometimes the question is coming कि how many bases of the resource? So how many bases of resource? Based on origin, first base हो गया, based on exhaustibility, based on ownership and based on the status of development. क्लियर। तो ओरिजिन पे हमने बायोटिक, एबायोटिक देखा, एग्जॉस्टिबिलिटी में देखा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ओनरशिप में देखा इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल, और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में अभी मैंने पढ़ाया आपको ये 4 चीजें हैं, डेवलप रिसोर्स, स्टॉक रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स एंड रिजर्व रिसोर्स, राइट। अब आते हैं हम प्लानिंग के ऊपर। प्लानिंग बहुत बड़ा क्वेश्चन है एंड दिस इज आस्किंग सो मेनी टाइम्स। सो व्हाट इज प्लानिंग? सो इट्स अ वेरी सिंपल, आई हैव टॉट हियर। सो द प्लानिंग मींस द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, formulating schemes or the programs and implementing them by the action to achieve
द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन ए कंट्री और अ रीजन, राइट। ये सारी चीजें हैं। तो ये क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि इम्बैलेंसेस है, रीजनल इम्बैलेंसेस है, यूनिफॉर्मिटी नहीं। द कोर फोकस ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज प्रोमोटिंग इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया टू रिड्यूस द इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया टू रिड्यूस द रीजनल इम्बैलेंसेस। सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट हम देखें तो देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। अब मैं यहाँ एक चीज बता दे रहा हूं कि जैसे हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं 3 अप्रोच यूज होता है। पहला अप्रोच होता है डायग्नोस्टिक अप्रोच, दूसरा अप्रोच होता है प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच, और तीसरा अप्रोच होता है इवैल्यूएटिव अप्रोच। तो यहां भी हमने देखिए प्लानिंग में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्स। सिंपल सी चीज है कि हम पहले जाने, डायग्नोसिस करें, इवॉल्विंग ए प्लानिंग, अब प्रोसेस में लाएंगे, प्रिस्क्रिप्शन में लाएंगे, राइट। तो सेकंड हो गया हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन वाले में, इवॉल्विंग द प्लानिंग स्ट्रक्चर विथ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर द इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स। और फिर हम उसको मैच करते हैं। ये मैच करना कुछ नहीं है, ये इवैल्यूएशन है ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट की जो प्लान हमने बनाया, इज इट सक्सेस और फेल्यूर, राइट। सो दिस इज टू से, ये पढ़ के जाइएगा जरूर, ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है प्लानिंग। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। तो सस्टेनेबल क्या है? सस्टेनेबिलिटी में भी 4 चीजें आती है। पहला चीज आता है इक्विटी, दूसरा प्रोडक्टिविटी, तीसरा चीज जो हम कोशिश करते हैं वो होता है सस्टेनेबल एम्पावरमेंट, और ये तीनों चीजें जब आ जाती हैं तब हो जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एक ब्रूटलैंड कमीशन बनाया गया था, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस ब्रूटलैंड कमीशन, राइट, रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, उसके रिपोर्ट को बोला गया है इन, दिस वाज पब्लिश इन 1987, डिफाइंस द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब क्या डिफाइन किया उसने, देखते हैं हम लोग। डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड टू द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। जो खाना हम खा रहे हैं, जो कपड़ा हम पहन रहे हैं, जिस घर में हम रह रहे हैं, जो दवाई हम खाते हैं, या जहां हम स्कूल जाते हैं, या फिर जो पानी हम पी रहे हैं, या जितनी सफाई है हमारे पास, वो हमारे आने वाले जनरेशन को भी मिले। हम इसको कैसे इंश्योर करें? तो बेसिकली इसको अगर हम देखें तो ये कंसेप्ट यही डिपेंड करता है कि वी आर नॉट अपोजिट टू द प्रोग्रेस, वी आर अपोजिट टू द ब्लाइंड प्रोग्रेस। दूसरा चीज, इट रिफ्लेक्ट्स द कंसर्न ऑफ द पीपल, reflect the concern of the people about undesirable effect of industrial development on the environment। वही चीज मैंने बताया कि we are not opposite to the progress, but we are opposite to the blind progress, right? It take cares the ecological, social and economic aspect of development during the present time and pleads for the conservation of resources to enable the future, right? कब के लिए? These resources, आने वाली हमारी पीढ़ियां भी इसको यूज कर सके। Remember one thing, you don't focus only one type of resource here, they are not classifying the renewable and non renewable, हमें दोनों को प्रिजर्व करना है, right? A resolution is passed to achieve 17 goals, ये बहुत बड़ा चीज है बेटा, and 169 targets in Rio de Janeiro in year 1992 under Agenda 20 और Earth Summit, right? तो ये किस एजेंडा 21 बोला गया है जिसमें 17 गोल्स डिसाइड किए गए, 169 टारगेट डिसाइड किए गए, और ये कॉन्फ्रेंस हुआ 1992 में। कहा? ये रियो सिटी है, किसकी? ब्राजील की। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई ट्राई टू गिव माय बेस्ट। अच्छा लगे तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।